नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य ई एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के एक पंक्ति के प्रश्नोत्तर की एक लंबी पारी को खेलते हैं। दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। हालांकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन पढ़ने पर आपको ज़रूर आनंद आएगा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य ई एजुकेशन के साथ बने रहिए और देखिए अपने हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न अपना है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो उत्तर दोस्तों है नाभादास ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। सफेद मेमने उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मणि मधुकर का ये उपन्यास है सफेद मेमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरस लक्षण ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय का ये ग्रंथ है और सन 1921 में प्रकाशित हुआ था। रस रत्नाकर आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ की रचना किसने की? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु ने 1919 में की थी रस रत्नाकर आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ की रचना। अलंकार दर्पण आलोचनात्मक लक्षण ग्रंथ की रचना किसने की? जगन्नाथ प्रसाद भानु ने, और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती मेरा घर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये रांगे राघव का उपन्यास है धरती मेरा घर। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है, परिति परिकथा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है परति परिकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ का अहेरी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो ये संजीव का उपन्यास है किशनगढ़ का अहेरी। अगला प्रश्न है, रत्नावली खंड काव्य की रचना किसने की? मैथिली सेनगुप्त जी ने, और इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। रत्नावली खंड काव्य और इसका प्रकाशन 1960। मेरा नाम तेरा नाम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मुद्रा राक्षस का ये उपन्यास है मेरा नाम तेरा नाम। बिहारी और देव आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बिहारी और देव आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक का नाम, तो लाला भगवान दिन की ये पुस्तक है। और दोस्तों एक पुस्तक और है देव और बिहारी, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, देखें आपको पता है क्या। तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रेर्सन ने तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली में किसका वर्णन किया है? पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वीरुदावली में किसका वर्णन किया है? गोसाई अनूप गिरी की वीरता का वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1918 में मुंशी प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने बताया? डॉक्टर स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया था। तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की कड़वकबद्धता किससे ग्रहण की? तो ये जायसी से ग्रहण की थी। तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई की कड़वकबद्धता जायसी से ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, पद्माकृत को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा? पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहा था। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। घनानंद ग्रंथावली का संपादन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह के नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह का नाम देखते हैं। चिनगारियां, इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। शैतान मंडली, प्रकाशन 1924 में हुआ था। इंद्रधनुष, इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। चॉकलेट 1928 में प्रकाशित हुआ। और दोजख की आग 1929 में प्रकाशित। निर्लजा 1929 में प्रकाशित। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह का नाम बताइए। चिनगारियां 1923 में प्रकाशित। शैतान मंडली 1924 में प्रकाशित। इंद्रधनुष 1927 में प्रकाशित। चॉकलेट 1928 में प्रकाशित। दोजख की आग 1929 में प्रकाशित। निर्लजा 1929 में प्रकाशित। पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी? पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी? तो जयपुर नरेश स्वाई प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी। अंग दर्पण किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों ये रसलीन का ग्रंथ है, अंग दर्पण। रसराज ग्रंथ है वो मतीराम की रचना है। रसराज मतीराम की रचना। और रक्षाबंधन कहानी के लेखक का नाम विश्वम्बर नाथ शर्मा कोशी की एक कहानी है और सन 1913 में ये प्रकाशित हुई थी। तो रक्षाबंधन कहानी है वो विश्वम्बर नाथ शर्मा कोशी की कहानी है और सन 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी कब प्रकाशित हुई? 1907 में और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1907 में प्रकाशित हुई और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों दो रचनाएं हैं इस नाम की, एक काव्य है और एक उपन्यास है। तो काव्य तो प्रसिद्ध आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये उपन्यास है, इसको देखिए। हिमांशु जोशी का ये उपन्यास है काव्य मत छूना मन। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। दोस्तों कभी कभी सन और संवत में यानी कन्फ्यूज हो जाता है, तो सन कभी सन आ जाते हैं, कभी संवत आ जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। पद्माकर ने गंगा की उत्पत्ति किससे मानी है? जगत पिता ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा की उत्पत्ति मानी है। राम रसायन किसकी रचना है? राम रसायन पद्माकर की रचना है और रामायण के 3 कांडों का अनुवाद है। राम रसायन रचना है, उसमें रामायण के जो 3 कांड हैं उनका ही अनुवाद है। संपूर्ण रामायण नहीं है इसमें, सिर्फ 3 कांडों का अनुवाद है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा, तो विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है छाया मत छूना मन। अब ये काव्य संग्रह, अभी हमने उपन्यास देखा था, तो काव्य संग्रह के कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। छाया मत छूना मन। लौटती लहरों की बांसुरी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये भारत भूषण अग्रवाल का उपन्यास है लौटती लहरों की बांसुरी। इन्हीं हथियारों से उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। ये अमरकांत का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। नेक्स्ट प्रश्न अपना है धरती की आंखें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है धरती की आंखें। मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्यों के नाम बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य हैं साकेत, विष्णुप्रिया और जय भारत। ये 3 महाकाव्य हैं। साकेत महाकाव्य है जो उर्मिला के जीवन पर आधारित है। विष्णुप्रिया और जय भारत जी इनके महाकाव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य नाटकों के नाम बताइए। तो काव्य नाटकों के नाम बताइए। ऐसे नाटक जो पद्य में हैं, तो 2 नाटक हैं अनग और तिलोत्तमा। अनग और तिलोत्तमा दोनों काव्य नाटक हैं मैथिली शरण गुप्त जी के। बड़ी बड़ी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का ये उपन्यास है बड़ी बड़ी आंखें। पार्वती मंगल और जानकी मंगल की भाषा कौन सी है?
तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल की भाषा अवधी भाषा है, यानी अवधी भाषा है दोनों की, पार्वती मंगल की और जानकी मंगल की। पद्माकर के रस विषेक रस विषेक ग्रंथ का नाम बताइए। जगत विनोद पद्माकर का रस विषेक ग्रंथ है। अगला है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय और राज्यश्री है। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। सज्जन है, कल्याणी है, कल्याणी परिणय और प्रायश्चित और करुणालय और उसके बाद राज्यश्री। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो आपके सामने हैं। चलिए बढ़ते हैं। लेकिन और विशाख भी इनका नाटक का प्रकाशन 1921 में हुआ। अजातशत्रु नाटक है उसका प्रकाशन 1922 में हुआ। और कामना नाटक है उसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय, राज्यश्री, विशाख 1921 में प्रकाशित, अजातशत्रु 1922 में प्रकाशित, कामना 1922 में प्रकाशित और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में प्रकाशित, स्कंद गुप्त जो है वो 1928 में प्रकाशित, एक घूंट इसको एकांकी भी माना जाता है दोस्तों, और 1930 में प्रकाशित है। चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित और इसमें ही वो गीत है अरुण ये मधुमेह देश हमारा। ध्रुव स्वामिनी ये 1933 में प्रकाशित है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में प्रकाशित, जिसको आपने पढ़ा भी होगा। तुलसीदास को रूपों का बादशाह किसने कहा? बादशाह किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपों का बादशाह कहा। चलिए, कितनी आंखें उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। राजेंद्र अवस्थी का ये उपन्यास है कितनी आंखें। बीज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बीज उपन्यास के लेखक का नाम अमृत राय है। अमृत राय का जो उपन्यास है उसका नाम बीज है। धरती धन्य अपना और दूसरा है यादों का पहाड़। धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़ उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो ये जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास हैं, धरती धन्य अपना और यादों का पहाड़। आदमी और जंजीरें उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं आदमी और जंजीरें। मैथिलीशन गुप्त की बांग्ला भाषा से अनुदित रचनाओं का नाम बताइए। जो बांग्ला भाषा की रचनाएं हैं तो वीराहिणी वृंजांगना, पलाशी का युद्ध और ये मेघनाथ वध और वीरांगना, ये बांग्ला भाषा की रचनाएं हैं। वीराहिणी वृंजांगना, पलाशी का युद्ध, मेघनाथ वध और वीरांगना, चारों रचनाएं ब्रज भाषा की रचनाएं हैं मैथिलीशन गुप्त जी की। अगला है जंजीरें और दीवारें आत्मकथात्मक संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है जंजीरें और दीवारें, और ये संस्मरण रचनाएं हैं। आत्मकथात्मक संस्मरण रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी कौन सी थी? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी थी। कुछ जो साहित्यकार हैं वो शोध को भी मानते हैं। जैनेन्द्र जी ने शोध को माना है, लेकिन मूल रूप में प्रश्न आए तो पंच परमेश्वर को ही आपको करना है। कविकुल कल्पतरु ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना का नाम है, कविकुल कल्पतरु। पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन और ये 1916 में हुआ था दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन। अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद को किस पत्रिका को
बंद करने के लिए बाध्य किया? कौन सी पत्रिका थी जिसको बंद करने के लिए बाध्य किया? हंस पत्रिका को। और हंस पत्रिका से संबंधित दोस्तों एक कमेंट चाहूंगा कि हंस पत्रिका को 30 साल बाद फिर किसने प्रारंभ किया था, और दिल्ली से प्रारंभ किया था? प्रेमचंद के किस उर्दू कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? दोस्तों, अब अमूमन तौर पर किताबों में एक ही कहानी संग्रह का नाम आता है, सोजे वतन को, लेकिन उनका दूसरा कहानी समर यात्रा है, उसको भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। दो कहानी संग्रह थे जिनको अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था, कुमकुम, उर्मिला, एपलक, रश्मि रेखा, प्रवासी, हम विश्वाई जन्म के। काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। कुमकुम, उर्मिला, एपलक और इसके साथ साथ रश्मि रेखा, प्रवासी, हम विश्वाई जन्म के काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो काव्य संग्रह के कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये काव्य संग्रह है। ललित ललाम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये मतीराम का ग्रंथ है दोस्तों, ललित ललाम। दुनिया का अनमोल रतन कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, दुनिया का अनमोल रतन। पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म कब हुआ? तो सन 1900 में पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म हुआ था। अगला है, पांडे बेचन शर्मा उगर ने रामलीला में किसका अभिनय किया? किसका अभिनय किया? तो सीता का अभिनय करते थे रामलीला में। आगे है रस विलास, और ये आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, यानी रस विलास ग्रंथ है वो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका है वो मतीराम का ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका। शिखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे की ये रचना है शिखर एक जीवनी। तीसरा आदमी उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो कमलेश्वर का उपन्यास है तीसरा आदमी। हम सब मनसाराम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मुद्रा राक्षस का उपन्यास है हम सब मनसाराम। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की, और कुल दोहे इसमें 713 हैं। शिवराज भूषण की रचना वीरस की कवि भूषण ने की थी। सफेद कोवा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो मंजुला भगत का ये कहानी है सफेद कोवा, मंजुल भगत की ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1926 में जयशंकर प्रसाद का प्रतिध्वनि कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। आंगन में एक वृक्ष रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दुष्यंत कुमार की ये रचना है आंगन में एक वृक्ष। अगला है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास है वो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। नेक्स्ट है, मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार मोहन राकेश की कहानी है। प्रद्युमन विजय नाटक की रचना किसने की? गणेश कवि ने प्रद्युमन विजय नाटक की रचना की। नहुस नाटक की रचना किसने की? गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नहुस नाटक की रचना की, और ये हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। जानकी मंगल नाटक की रचना किसने की? जानकी मंगल नाटक की रचना शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने की थी। जानकी मंगल नाटक की रचना। चलिए, सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त का काव्य संग्रह है। अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आरार्द्रा, पाथ्य, मृणमयी, बापू, दैनिक। ये सियाराम शरण गुप्त के काव्य संग्रह हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आरार्द्रा, पाथ्य, मृणमयी और बापू तथा दैनिक।
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री, जिसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जिनका मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा। मेरी तिब्बत यात्रा, और ये यात्रा वृतांत है, और राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है। मेरी तिब्बत यात्रा बाल मुकुंद गुप्त ने सर्वप्रथम किस अखबार में लिखना प्रारंभ किया? मथुरा अखबार में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। अगला है यात्रा के पन्ने, और ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है, यात्रा के पन्ने। एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, और ये भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है, रूस में 25 मास। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृतांत है, अप्रवासी की यात्राएं। अगला है मेरी लद्दाख यात्रा, और मेरी लद्दाख यात्रा जो यात्रा वृतांत है वो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है, मेरी लद्दाख यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र, ये राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत है, घुमक्कड़ शास्त्र। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद के पिताजी का नाम मुंशी अजायब राय श्रीवास्तव था। रीतिकाल का नाम कलाकाल किसने दिया? रीतिकाल का नाम कलाकाल किसने दिया? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का नाम कलाकाल दिया था। आदिकाल का नाम संधि चारण काल किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नाम संधि चारण काल दिया था। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया था मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को। आदि काल का नाम वीरगाथा काल किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल का नाम वीरगाथा काल दिया था। सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? लालित्य युग नाम दिया था सूर्यकांत शास्त्री ने रीतिकाल को। अगला है आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल किसने दिया? आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। तो आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? आचार्य श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो रीति ग्रंथ युग नाम दिया था आचार्य श्याम सुंदर दास ने। आदिकाल का नाम प्राचीन काल किसने दिया? तो शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल का नाम प्राचीन काल दिया था। आदिकाल का नाम प्राचीन काल, और ये प्राचीन काल नाम है वो शंभुनाथ सिंह ने दिया था। राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? रीति शाखा काल नाम दिया था। राम अवध द्विवेदी ने रीतिकाल को रीति शाखा काल नाम दिया था। आदिकाल का नाम बीजवपन काल किसने दिया? बीजवपन काल। आदिकाल का नाम बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, बीजवपन काल। आदिकाल का नाम गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का क्या नाम दिया? तो अपकर्ष काल नाम दिया था गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उद्भव काल किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उद्भव काल किसने दिया? वासुदेव सिंह ने दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उद्भव काल, वासुदेव सिंह। रीतिकाल का नाम राम खिलावन पांडे ने क्या दिया? संवर्धन काल नाम दिया था रीतिकाल का राम खिलावन पांडे ने। चलिए हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल। रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? रीतिकाल का नाम काव्य विलास युग किसने दिया? स्नातक सत्यकाम वर्मा ने दिया था। दोस्तों ये प्रश्न मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ। अब आप कहोगे कि इस चैनल पर तो कुछ नहीं है, ऐसा क्या हुआ कि रिपीट करी? दोस्तों मेरे और भी चैनल हैं, और काफ़ी पॉपुलर चैनल भी हैं, जिन पर काफ़ी व्यूज भी हैं,
और उन चैनलों के नाम आपको बताता हूँ। एक का नाम भास्कर बीरबल सिंह है, और दूसरे का नाम भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन है, और तीसरे का नाम आप देखें तो भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य है, और चौथा जो आप देख रहे हो हिंदी साहित्य ई एजुकेशन। तो लगभग मैंने अब तक 1500 वीडियो हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर से संबंधित अपलोड किए हैं, तो आप जरूर देखिएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रमण काल किसने दिया? संक्रमण काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रमण काल किसने दिया? राम खिलावन पांडे ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रमण काल दिया। उपदेश कूलक की रचना किसने की? उपदेश कूलक की रचना जिनदत्त सूरी ने की थी। उपदेश कूलक की रचना। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रांति काल किसने दिया? संक्रांति काल। तो ये राम प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संक्रांति काल दिया था। काल स्वरूप की रचना किसने की? जिनदत्त सूरी ने काल स्वरूप की रचना की थी। चलिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आधार काल किसने दिया? हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आधार काल किसने दिया? तो मोहन अवस्थी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आधार काल दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल किसने दिया? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आदिकाल। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर की रचना की थी। आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने दिया? प्रारंभिक काल दोस्तों, एक आरंभिक काल नाम दिया था, एक प्रारंभिक काल नाम दिया था। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। हंसावली की रचना किसने की? हंसावली की रचना असायत ने की थी। असायत ने हंसावली की रचना की। आदिकाल का नाम बाल्यकाल किसने दिया? आदिकाल का नाम बाल्यकाल किसने दिया? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल का नाम बाल्यकाल दिया था। बाहुबली चरित की रचना किसने की? धनपाल ने बाहुबली चरित की रचना की थी। धनपाल ने बाहुबली चरित की रचना की। प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की? प्राकृत व्याकरण की रचना हेमचंद्र सूरी ने की थी। प्राकृत व्याकरण की रचना। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आरंभिक काल किसने दिया? प्रारंभिक काल ऊपर देख चुके हैं प्रश्न। आरंभिक काल का ये देखिए मिश्र बंधु ने दिया था। अगला है जम्बू स्वामी रास की रचना किसने की? जम्बू स्वामी रास की रचना आचार्य धर्मसूरी ने की थी। रणमल छंद की रचना किसने की? रणमल छंद की रचना श्रीधर व्यास ने की थी। श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना की थी। आत्मबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गोपीचंद नाथ की यह रचना है आत्मबोध। कुल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? कुल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना उद्योतन सूरी ने कुल्यमाला नामक ग्रंथ की रचना की। पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? पाहुड़ दोहा की रचना राम सिंह ने की थी। और दोस्तों एक ये प्रश्न भी मेरे सामने आया है। पाहुड़ दोहा दूसरी रचना में पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? तो ये महचंद ने की थी, लेकिन प्रसिद्ध पाहुड़ दोहा राम सिंह वाली है। तो प्रश्न पूछा जाए और राम सिंह जिसमें विकल्प, तो आपको राम सिंह ही करना है। देखना, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम उत्तर अपभ्रंश काल किसने दिया? उत्तर अपभ्रंश काल। तो उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने दिया था। हिंदी साहित्य के यानी आदिकाल का नाम उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आविर्भाव काल किसने दिया? आविर्भाव काल नाम दिया शैलेश जैदी ने। शैलेश जैदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आविर्भाव काल दिया था। भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना किसने की? भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना दोस्तों ब्रजसेन सूरी ने की थी। ब्रजसेन सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली छोर की रचना की थी। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरु तुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? अपभ्रंश काल किसने दिया? धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया। चुंदड़ी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विनय चंद्र मुनि ने चुंदड़ी नामक ग्रंथ की रचना की थी। छंदोनुशासन की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी ने छंदोनुशासन की रचना की। देशी नाममाला की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी ने देशी नाममाला की रचना की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्राचीन काल किसने दिया? प्राचीन काल किसने दिया था हिंदी साहित्य का आदिकाल का नाम?
तो शंभुनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्राचीन काल दिया था। रुक्मणी मंगल की रचना किसने की? विष्णुदास ने रुक्मणी मंगल की रचना की थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या दिया था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या दिया था? अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। अपभ्रंश काल डॉक्टर जातीय साहित्य का उदय नाम दिया था आदिकाल का, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। महामुद्रा की रचना किसने की? महामुद्रा की रचना सबरपा ने की थी। महामुद्रा की रचना सबरपा ने की थी। श्रीनाथाष्ट की रचना किसने की? चौरंगीनाथ ने श्रीनाथाष्ट की रचना की थी। दोहा कोश की रचना किसने की? कणहप्पा ने दोहा कोश की रचना की थी। कणप्पा ने दोहा कोश की रचना की थी। दोहा कोश की रचना किसने की? सरहप्पा ने दोहा कोश की रचना की। दोनों रचनाएं देखिएगा दोस्तों, दोहा कोश की कणप्पा ने भी की और दोहा कोश की सरहप्पा ने भी की। दोनों रचनाएं अलग अलग हैं और लेखक भी अलग अलग हैं, लेकिन नाम दोनों का क्या है? एक है। हंस ज्वाइर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना का नाम है हंस ज्वाइर। अगला है रस सारांश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भिखारी दास की रचना है दोस्तों रस सारांश। विष्णु पुराण भाषा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो भिखारी दास की रचना है विष्णु पुराण भाषा। द्रौपदी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है द्रौपदी। अंधों का हाथी नाटक की रचना किसने की? अंधों का हाथी नाटक की रचना शरद जोशी ने की थी। शरद जोशी ने अंधों का हाथी नाटक की रचना की थी। अगला व्यक्तिगत नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है व्यक्तिगत। फंदी नाटक की रचना किसने की? शंकर शेष ने फंदी नाटक की रचना की थी। नागपाश नाटक की रचना किसने की? सुशील कुमार सिंह ने नागपाश नाटक की रचना की थी। क्रीडनक नाटक की रचना किसने की? पृथ्वीराज शास्त्री ने क्रीडनक नाटक की रचना की थी। जहर नाटक की रचना किसने की? जहर नाटक की रचना कणाद ऋषि भटनागर ने की थी। कणाद ऋषि भटनागर ने जहर नाटक की रचना की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। नरमेघ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। गिरिराज किशोर का ये नाटक है नरमेघ। अगला है जनता का सेवक नाटक की रचना किसने की? जनता का सेवक नाटक की रचना किसने की? तो जनता का सेवक नाटक की रचना देखिएगा कणाद ऋषि भटनागर ने की थी। कणाद ऋषि भटनागर ने जनता का सेवक नाटक की रचना की थी। और अगला प्रश्न आपके सामने है बंधन अपने अपने। बंधन अपने अपने नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। बंधन अपने अपने नाटक के रचनाकार। तो ये शंकर शेष का नाटक है दोस्तों। बंधन अपने अपने शंकर शेष के नाटक का नाम है। पेपरवेट नाटक की रचना किसने की? पेपरवेट नाटक की रचना रमेश उपाध्याय ने की थी। पेपरवेट नाटक की रचना। दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक की रचना किसने की? कुसुम कुमार ने दिल्ली ऊंचा सुनती है नाटक की रचना की। दुलारी बाई नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मणि मधुकर का नाटक है दुलारी बाई। सगुन पंछी नाटक के नाटककार का नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सगुन पंछी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो 1884 में अगोना हिंगना ग्राम में हुआ था। तुम तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और प्रकाशन 1957 में। हंस जवाहिर में किसका वर्णन है? राजा हंस और रानी जवाहिर का वर्णन है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द किसके लिए रूढ़ है? काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है। रीति शब्द है वो काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है। हिंदी साहित्य में ललित निबंधों की शुरुआत किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी साहित्य में ललित निबंधों की शुरुआत की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो सात्विक अनुभाव के भेद देखिएगा। वेद, रोमांच, स्वरभंग, व्युत्थ, ववर्ण्य, स्तंभ, अश्रु और प्रलय।
श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, व्युत्पत्ति, वैवर्ण्य, स्तंभ, अश्रु, प्रलय। ये सात्विक अनुभाव के वेद हैं। तो कुल कितने वेद हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वेद होते हैं। भोज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 24 और सभी को शब्द गुण माना है। आचार्य कुंतक ने साधारण गुणों में किसको स्थान दिया है? साधारण गुणों में किसको स्थान दिया? औचित्य और सौभाग्य को आचार्य कुंतक ने साधारण गुणों में स्थान दिया है। एक था गधा नाटक की रचना किसने की? शरद जोशी ने की थी। शरद जोशी ने की थी। व्यंग्यात्मक नाटक है। पंचपुरुष नाटक की रचना किसने की? पंचपुरुष नाटक की रचना लक्ष्मी नारायण लाल ने की थी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मोहन राकेश का ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगला है, हिंदी साहित्य में ललित निबंध को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया ललित निबंधों को लोकप्रिय बनाने का कार्य। इसके अलावा विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ने, तीनों निबंधकारों ने ललित निबंधों को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। असंगति अलंकार की परिभाषा दीजिए। असंगति अलंकार की परिभाषा, जहाँ कारण एवं कार्य अलग अलग स्थान पर घटित होते हैं। जहाँ देखिए दोस्तों, कारण एवं कार्य अलग अलग हो, कारण कहाँ पर हो, कार्य कहाँ पर हो, अर्थात कारण जहाँ पर अन्यत्र हो और कार्य कहीं दूसरी जगह हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। तो कारण और कार्य अलग अलग जगह पर हो, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। चौपाई छंद की विशेषताएं बताइए। तो चौपाई छंद दोस्तों सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में लघु गुरु नहीं होते हैं। यानी चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में लघु गुरु नहीं होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। हिंदी की किस फिल्म साहित्यकार ने साइलेंट फिल्म में लेखक का काम किया? तो हिंदी का कौन सा साहित्यकार था जिसने साइलेंट फिल्म में लेखक का काम किया था? पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने साइलेंट फिल्म में लेखक का काम किया था। बिहारी का युवावस्था का समय कहाँ पर बीता? बिहारी का युवावस्था का समय मथुरा में बीता था। अगला है, प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक के जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। देखिए, प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। गणानंद के बारे में ऐसा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद के बारे में ये कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद के बारे में कहा। हिम्मत बहादुर विरुदावली ग्रंथ किसने लिखा? पद्माकर भट्ट ने लिखा था हिम्मत बहादुर विरुदावली। जगत विनोद की रचना किसने की? जगत विनोद ग्रंथ की रचना तो ये पद्माकर भट्ट ने की थी, जगत विनोद ग्रंथ की रचना। ठाकुर बुंदेलखंडी का पूरा नाम क्या था? लाला ठाकुरदास नाम था। ठाकुर बुंदेलखंडी का जन्म कब हुआ? संवत 1823 में और 6 में हुआ था ठाकुर बुंदेलखंडी का जन्म। ठाकुर बुंदेलखंडी किसके दरबारी कवि थे? जैतपुर के राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे। देव और बिहारी किसकी रचना है? प्रश्न ऊपर भी आया था। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है और एक बिहारी और देव रचना है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर आप यहाँ तक देखें। नीचे प्रश्न ही आ गया, देव और बिहारी और देव किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है। इस प्रश्न को मैंने 2 रिपीट कर दिया है। आप ऊपर भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। पद्माभरण, जय सिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? पद्माभरण,
जयसिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? पद्माकर ने की थी दोस्तों इन ग्रंथों की रचना। अगला है, पद्माकर की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद पद्माकर की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। पद्माकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षणिकता। पद्माकर जी की सबसे बड़ी विशेषता वो क्या है? लाक्षणिकता है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? मुंशी इंसा अल्लाह खान ने। 1903 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है दोस्तों। और इसकी भाषा के बारे में बात की जाए रानी केतकी की कहानी की, तो इसकी भाषा चुलबुली भाषा है। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई का ये उपन्यास है। बिहारी का बचपन कहाँ पर बीता? बुंदेलखंड में बीता था बिहारी का बचपन। मुकुल, त्रिधारा, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र किस लेखिका की रचनाएं हैं? मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, बिखरे मोती है सॉरी, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र किस लेखिका की रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? श्री लक्ष्मण सिंह चौहान था। अगला है, तीन बच्चे इस लेखिका की, इस कहानी लेखिका की प्रसिद्ध कहानी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की यह प्रसिद्ध कहानी है, तीन बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी है। रीतिकाल के किस कवि को गृहस्थी जीवन का सलाहकार कहा है? गिरधर कविराय को कहा है। रीतिकाल के किस कवि को गृहस्थी जीवन का सलाहकार कहा है? गिरधर कविराय को कहा गया है। हंसते हैं रोते हैं कथा संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का कथा संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई की रचना है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों काफी परिश्रम लगता है टाइप करने में, लिखने में, नोट्स बनाने में, बोलने में, और बाद में वीडियो बनाने में, अपलोड करने में। तो एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है और फ्री भी है, कोई पैसा नहीं लगता है। मलुकदास का जन्म कहाँ पर हुआ? मलुकदास का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था मलुकदास का जन्म। रतन खान किसकी रचना है? रतन खान मलुकदास की रचना है। रतन खान मलुकदास की रचना है। ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध रचना दोस्तों मलुकदास की रचना है ज्ञानबोध भी। और इनका प्रसिद्ध दोहा है जो आलसियों का महामंत्र भी कहा जाता है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, 10 मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये मलुकदास की पंक्ति है। आलसियों का महामंत्र कहा जाता है इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को क्या माना? क्या माना? लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना। रीतिकाल के किस कवि की कुंडलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कुंडलियां, तो ये गिरधर कविराय की कुंडलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चाय पार्टियां नाटक की रचना किसने की? संतोष कुमार नौटियाल ने चाय पार्टियां नाटक की रचना की थी। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। फणीश्वरनाथ रेणु ने किस विद्या में प्रसिद्धि प्राप्त की? आंचलिक लेखन में प्रसिद्धि प्राप्त की। आंचलिक लेखन थे ये, लेखक थे ये फणीश्वरनाथ रेणु। और मैलांचल इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य के किस काल को गद्य काल के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों ये आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी पुकारा जाता है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना भी और छायावाद का महाकाव्य भी है। बुलबुल सराय और खेला पालमपुर नाटकों की रचना किसने की? हिमानी मधुकर ने की थी। बुलबुल सराय खेला पालमपुर की रचना मणि मधुकर, मणि मधुकर है, सॉरी मणि मधुकर है, ये मणि मधुकर की रचनाएं हैं।
राम अवतार लीला किसकी रचना है? राम अवतार लीला मलुक दास की रचना है, मलुक दास की रचना है। और सिद्धांत पंच यात्रा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु राघवानंद जी ने सिद्धांत पंच यात्रा ग्रंथ की रचना की। रविदास की वाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? तो ये संत रैदास की वाणियों का संकलन है। कबीरदास जी की वाणी का संकलन बीजक के नाम से किसने किया? बीजक के नाम से किसने किया? तो उनके शिष्य धर्मदास ने कबीरदास जी की वाणी का संकलन बीजक के नाम से किया था। कहानी की मूल संवेदना किसके द्वारा कहानी की मूल संवेदना को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो भाषा शैली के द्वारा। भाषा शैली, भाषा यानी जो कौन सी भाषा और शैली यानी उसके लिखने का ढंग क्या है, उसके द्वारा कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त किया जाता है। कहानी की प्रभावान्विति को बढ़ाने में किसका योगदान मुख्य रूप से होता है? यानी कहानी का प्रभाव बढ़ाने में मुख्य योगदान किसका होता है? तो वातावरण का मुख्य योगदान होता है। चलिए, कथानक के सजीव संचालक किसको कहा जाता है? तो कथानक के सजीव संचालक किसको कहा जाता है? पात्रों को कहा जाता है। यारों यार यारों की यार, यार यारों की यार नाटक के नाटककार का नाम बताइए। सुशील कुमार सिंह का नाटक है यार यारों की यार। यात्रा का रोमांस यात्रा वृतांत में कहाँ की यात्रा का वृतांत है या कहाँ का वर्णन है? कोल्याई ग्लेशियर की यात्रा का वर्णन है। हिंदी में शिकार संबंधी कहानियां लिखने वाले कहानीकार का नाम बताइए। शिकार संबंधी कहानियां लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा ने शिकार संबंधी कहानियां लिखी थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? संवत 1631 में और सन 1574 में रामचरितमानस की रचना की थी। अवध विलास की रचना किसने की? अवध विलास की रचना लालदास ने की थी। और एक दोस्तों कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा। तुलसीदास जी ने कितने समय में रामचरितमानस की रचना की? आपको उत्तर देना है। हनुमान चरित की रचना किसने की? सुंदरदास ने हनुमान चरित की रचना की। पदावली की रचना किसने की? पदावली नाम की दो रचनाएं दोस्तों, एक अग्रदास की है और एक विद्यापति की है। तो विद्यापति वाली पदावली सबसे प्रसिद्ध है, तो जहां भी आपको उत्तर करना हो तो पदावली विद्यापति की रचना है। उपासना बावनी की रचना किसने की? उपासना बावनी की रचना अग्रदास ने की थी। बंग महिला द्वारा रचित बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ये 1907 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी। पद्माकर भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? संवत 1810 में बांदा जिले में और ब्राह्मण परिवार में पद्माकर भट्ट का जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? सन 1924 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 22, कई जगह 22 है, कई जगह 24 है। तो 24 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। 22 में लेकिन 24 याद रखिएगा। तट की खोज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का उपन्यास है तट की खोज। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड कहाँ पर रचा गया, यानी उसकी रचना कहाँ पर की गई? तो तुलसीदास जी ने काशी में इसकी रचना की थी, किष्किंधा कांड की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कहाँ पर प्रारंभ की, कहाँ पर लिखना प्रारंभ किया? तो ये अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था रामचरितमानस को। दशावतार चरित की रचना किसने की? परशुराम देव ने दशावतार चरित की रचना की थी। आध्यात्म महानाटक की रचना किसने की? माधवदास चारण ने आध्यात्म महानाटक की रचना की। राम रासु की रचना किसने की? राम रासु की रचना माधवदास चारण ने की थी। राम रासु नाम की भी दोस्तों कई रचनाएं हैं। तुलसीदास जी कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किसकी रचना की? तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका की रचना की थी। तुलसीदास जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए। नाभादास की भक्तमाल की टीका किसने लिखी? नाभादास की रचना है भक्तमाल, उसकी टीका किसने लिखी? तो प्रियदास ने उसकी टीका लिखी थी। जाके प्रिय न राम बदे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, जाके प्रिय न राम बदे ही।
पद्माकर भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? श्री मोहनलाल था पद्माकर भट्ट जी के पिताजी का नाम। परसाई जी की संपूर्ण रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हुई? परसाई रचनावली 6 खंड में प्रकाशित हुई थी परसाई जी की संपूर्ण रचनाएं। मोहन राकेश का पूरा नाम क्या था? मोहन राकेश का पूरा नाम मदन मोहन गुगलानी था। बिहारी रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तुलसीदास जी की अंतिम रचना का नाम बताइए। तो कवितावली तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। चलिए, तुलसीदास जी की रचना गीतावली की भाषा कौन सी है? तो गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है दोस्तों। गीतावली की भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? तो अवधी भाषा में की गई दोस्तों रामचरितमानस की रचना। अगला है, जयशंकर प्रसाद की उर्वशी रचना का रचना काल कौन सा है? 1909 में। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का भी काव्य है और प्रसिद्ध काव्य है, और जयशंकर प्रसाद की रचना भी उर्वशी है। तो कहीं कंफ्यूज करने के लिए जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी के बारे में प्रश्न कर लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है। अन्यथा प्रसिद्ध रचना रामधारी सिंह दिनकर की है और जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वन मिलन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रेम राज्य किस रचनाकार की रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1909 में इसका प्रकाशन हुआ। अयोध्या का उद्धार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या का उद्धार, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1910 में इसका प्रकाशन हुआ। जयशंकर प्रसाद की रचना शोकोच्छ्वास का प्रकाशन कब हुआ? 1910 में इसका प्रकाशन हुआ था शोकोच्छ्वास का। भ्रुभुवान रचना के रचनाकार का नाम बताइए। भ्रुभुवान रचना जयशंकर प्रसाद की रचना और 1911 में 11 में इसका प्रकाशन हुआ था। कानन कुसुम रचना का प्रकाशन कब हुआ? कानन कुसुम 1913 में, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष कौन सा? प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष तो ये 1913 है दोस्तों। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। करुणालय किसकी रचना है? करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद ने महाराणा का महत्व की रचना कब की? 1914 के अंदर महाराणा का महत्व की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का झरना नामक काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1918 में प्रकाशित हुआ था झरना नामक काव्य संग्रह। जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का संपादन कब से आरंभ किया? 1909 से उन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन आरंभ किया। तो दोस्तों लगातार हम बढ़ रहे हैं प्रश्नोत्तर की तरफ, और शायद आप देख रहे होंगे, और आपके धैर्य को भी सलाम है कि आप इतनी देर लगातार देख रहे हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। काव्य निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, उत्तर आपको याद हो गया होगा। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। देव की भाषा में कौन सा अलंकार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है? अनुप्रास अलंकार। तो देव की भाषा में सबसे ज्यादा कौन सा अलंकार दिखाई पड़ता है? अनुप्रास अलंकार। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने कोलकाता जाकर किस पत्र का संपादन किया? तो मतवाला पत्र का संपादन किया था पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने कोलकाता जाकर। और मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? 1925 में अमृतसर में हुआ था मोहन राकेश का जन्म। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम का प्रकाशन कब हुआ? ग्राम का प्रकाशन 1911 में हुआ था जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम का प्रकाशन। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य का नाम बताइए। कामायनी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है दोस्तों। भरतमुनि नाट्य शास्त्र में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? भरतमुनि ने काव्य शास्त्र में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? 10 काव्य गुणों को स्वीकार किया है दोस्तों भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में। हिंदी की किस कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है? इंदुमती को, और ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? हास्य है हास्य रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज राक्षस गंगा माटी नाटकों की रचना किसने की?
लक्ष्मी नारायण लाल ने की थी चतुर्भुज राक्षस और गंगा माटी नाटकों की रचना। तिलचटा नाटक की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस ने की थी तिलचटा नाटक की रचना। रक्त कमल नाटक की रचना किसने की? लक्ष्मी नारायण लाल ने रक्त कमल नाटक की रचना की थी। चॉकलेट उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। चॉकलेट उपन्यास के लेखक पांडे बेचन शर्मा पुग्गर का ये उपन्यास है चॉकलेट। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा बताइए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कि जहाँ वास्तव में विरोध नहीं हो और विरोध का आभास हो वहां पर, जहाँ वास्तव में विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1925 में जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। जयशंकर प्रसाद का लहर काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? लहर काव्य संग्रह तो ये 1933 में प्रकाशित हुआ था लहर काव्य संग्रह। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है दोस्तों। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 30 जनवरी 1889 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का मुख्य आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ कौन सा है? आधार ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण है आधार ग्रंथ। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां उदयवान चरित। प्रेम सागर के रचनाकार का नाम बताइए। लल्लू लाल की रचना है दोस्तों प्रेम सागर। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है तोड़ती पत्थर। सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। आचार्य श्याम सुंदर दास ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी। सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर की रचना का नाम है सुहाग के नूपुर। अशोक के फूल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास है राग दरबारी। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य की किस विधा में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो ये उत्तर है आलोचना विधा में। सर्कस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है सर्कस। चितवन की इच्छा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। चितवन की इच्छा निबंध संग्रह के लेखक विद्यानिवास मिश्र का, और ये पहला निबंध संग्रह है 1953 में प्रकाशित। चितवन की इच्छा विद्यानिवास मिश्र का पहला निबंध संग्रह और 1953 में प्रकाशित। लहरों के राजहंस नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश ने की थी लहरों के राजहंस नाटक की रचना। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध संग्रह है। काव्य हेतु माने जाते हैं, तो काव्य हेतु दोस्तों प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीन माने जाते हैं। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति काव्य हेतु माने जाते हैं। रोला छंद की परिभाषा दीजिए। रोला छंद की, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 11-13 मात्राओं पर यति होती है, यानी यति ठहराव, और ये सम्मात्रिक छंद है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में 11-13 मात्राओं पर यति होती है और सम्मात्रिक छंद है। श्रोता या पाठक जिस आनंद की अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? श्रोता या पाठक जिस आनंद की अलौकिक अनुभूति को प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? अलौकिक आनंद का अनुभव करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रस। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ? सन 1900 से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। दोहा छंद की विशेषताएं बताइए। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं।
ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है दोस्तों। इसके विषम चरणों में 13-13, सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसके विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। आधे अधूरे नाटक के नाटककार का नाम बताइए। मोहन राकेश का ये नाटक है आधे अधूरे। अगला है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर कब प्रकाशित हुई? 1915 में। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री व भाव्यत्री किसने माने? कार्यत्री प्रतिभा और भाव्यत्री प्रतिभा तो ये राजशेखर ने माने थे। प्रतिभा के दो भेद। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का ब्रज भाषा में अनुवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बुद्ध चरित नाम से किया था। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी गृह लक्ष्मी कब प्रकाशित हुई? 1914 में प्रकाशित हुई थी गृह लक्ष्मी। चंद्रदास शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? काफी मोस्ट है प्रश्न। 1915 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, उसने कहा था। और एक उसने नहीं कहा था भी है। उस को भी देखना। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। कहानी में पात्रों के वार्तालाप को क्या कहा जाता है? कहानी में पात्रों के वार्तालाप को संवाद कहा जाता है। संवाद कहा जाता है। कहानी में वर्णित घटनाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कथानक कहा जाता है। शब्दार्थ सहितो काव्यम। शब्दार्थ सहितो काव्यम ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आचार्य भामह की है। शब्दार्थ सहितो काव्यम ये परिभाषा आचार्य भामह की है। देवरथ किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह देवरथ। पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म कब हुआ? सन 1900 में चुनार जिला मिर्जापुर में हुआ था। सन 1900 में चुनार जिला मिर्जापुर में। इरावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। रीति को काव्य की आत्मा किसने बताया? आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा बताया था। शतरंज शतीका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शतरंज शतीका ये भिखारी दास की रचना शतरंज शतीका। तो भिखारी दास की रचना का नाम है शतरंज शतीका। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है और काफी प्रश्नों को हमने देखा है। चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि, बाद में जहांगीर के आश्रय में भी रहे गंग कवि। रीति काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया था रीति काल को। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रित कवि रहे? पद्माकर तो ये बांदा के नवाब के बड़े अधिकारी हिम्मत बहादुर के तथा जयपुर के महाराज जगत सिंह के आश्रित कवि रहे। इंद्रावती में किसका वर्णन है? कालिंजर के राजकुमार राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती का वर्णन है। कालिंजर के राजकुमार राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती का वर्णन है। संदौर संदौर वर्ण सॉरी संदोवर्ण पिंगल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काफी जटिल नाम है ये। भिखारी दास की रचना और छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की प्रदेश कहानी कब प्रकाशित हुई? सन 1912 में प्रकाशित हुई थी प्रदेश कहानी। कवि कंठाभरण की रचना किसने की थी? आचार्य क्षेमेंद्र ने की थी कवि कंठाभरण की रचना। परिवेश यात्रा वृतांत संग्रह के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश का ये यात्रा वृतांत संग्रह परिवेश। काव्य प्रकाश की रचना किसने की? काव्य प्रकाश तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। गोरखपुर से स्वदेश पत्रिका निकालने का कार्य किसने किया? पांडे बेचन शर्मा उगर ने किया था। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। इरावती जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। अनुराग बांसुरी की रचना किसने की? नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी की रचना की थी। नूर मोहम्मद ने। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है।
अनुराग बांसुरी की रचना कब की गई? 1821 में की गई थी। आचार्य चिंतामणि किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया है? किस काल में ठहराया? भक्ति काल का कवि माना है। तो देखिए, कब हूँ रन चढ़े, कब हुन बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। कि कब हूँ बंडा रन चढ़े, कब हुन बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग ने ये उक्ति कब कही? जब उसको हाथी से चिरवाने का आदेश दे दिया गया और वह विदा ले रहे थे, तब कही थी। गंग कवि का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी गंग कवि का कोई ग्रंथ तो नहीं मिलता, लेकिन उनकी विशेषता को दर्शाने वाली अन्य कवियों द्वारा कही गई पंक्ति को बताइए। तो वो पंक्ति क्या है? तुलसी गंग दो भुए सुकविन के सरदार। ये पंक्ति है, वो गंग कवि की विशेषता दर्शाती है, हालांकि उनका ग्रंथ तो कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। यात्रा का रोमांस यात्रा वृतांत के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? काव्यालंकार ग्रंथ की रचना भामह ने की थी। भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की। काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? रुद्रट ने की। दोस्तों, दोनों नाम एक से हैं, ध्यान रखिएगा। काव्यालंकार ग्रंथ भामह, काव्यालंकार ग्रंथ रुद्रट। बिहारी का जन्म कब हुआ? 1595 में और संवत 1662 के लगभग ग्वालियर के बसवा गोविंदपुर में, और मृत्यु 1720 के आसपास। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? महाराज जयसिंह के आश्रित कवि थे। 1921 में अष्टावक्र नाम से कहानियां किसने लिखी? पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने अष्टावक्र नाम से कहानियां लिखी थी। आचार्य कुंतक ने कितने काव्य गुण माने हैं? 2, विशिष्ट गुण तथा साधारण गुण। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने किन किन पत्रों का संपादन किया? तो वीणा, स्वराज, विक्रम, संग्राम। वीणा, स्वराज, विक्रम और संग्राम का संपादन किया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बहुत ही प्रभावशाली लगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 1 घंटा 6 मिनट आप लगातार देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।